कोई लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है। एक कोई लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है, जुड़ जाए सब लोग, क्योंकि अभी 12-13 लोग ही दिख रहे हैं। आ रहे हैं सब लोग। चलिए, तो शाम के सेशन में दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर, आपके बीच में एक नया टॉपिक, लैंग्वेज का उसके आगे का टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज का पार्ट सेकंड वो लेके आया हूं। तो वो पार्ट सेकंड में जो व्याकरण शिक्षण के जो मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण शिक्षण के मेथड कौन कौन से हैं। वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको जरा जोड़ते चलेगा। आज हमारे पास 1 घंटे का ही समय है, तो 1 घंटे के समय में हम जो है, हो सकता है कि आज क्वेश्चन ना ले सकें। क्वेश्चन का सेशन जो है वो कल रखेंगे। तो आज 1 घंटे में जितना होता है उतना निपटाएंगे। मेथड जो है वो व्याकरण शिक्षण का मेथड तो कोशिश करेंगे कि खत्म कर देंगे। तो व्याकरण शिक्षण में कुल मिला करके 8 मेथड थे। तो कल हमने जो चर्चा चलाई हुई थी, पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले, हम पीछे चले जाए।
ये क्या हमने पढ़ा हुआ था। तो कल जो है हमने पढ़ा हुआ था कि शिक्षण की विधियां क्या है। शिक्षण की विधियां मतलब क्या होता है कि विधियां जो है वह एक प्रकार का तरीका होती है, उन्हीं तरीके के आधार पर जो है हम, ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि एक बार रिवीजन हमारा जो है एक बार बिल्ड हो जाए तो फिर हम जो है उसको आगे से आसानी से कर पाएंगे। तो शिक्षण विधियों के बारे में हमने चलाया हुआ था कि शिक्षण विधियां जो है वो एक तरीके के रूप में काम करती हैं, और शिक्षण विधियां जो है वो कुल 3 रूपों में काम करती हैं। यानी शिक्षण विधियों का हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पे, शिक्षक के व्यक्तित्व के आधार पे, और जो विषय वस्तु है उसके आधार पे। जो लोग आ रहे हैं जरा उनको जोड़ते चलिए प्लीज, जो लोग आ रहे हैं उनको जोड़ते चलिए। और उसके बाद जो है हमने कुछ शिक्षण की जो है परिभाषाएं, कुछ शिक्षण की परिभाषाएं ली हुई थी, शिक्षण विधियां की अलग अलग मेथड के आधार पर कुछ शिक्षण की परिभाषाएं ली हुई थी। तो इसमें जॉन डेवी थे, बाइनिंग थे और डॉक्टर सरोज सक्सेना थे। इनके आधार पर हमने कुछ वो लिया हुआ था, शिक्षण की विधियां ली हुई थी। फिर हमने जो बात करी हुई थी वो बात करी हुई थी कि शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में क्या फर्क है उसके बारे में हमने जाना हुआ था। तो शिक्षण विधियां और शिक्षण प्रणालियों में दोनों में जाना हुआ था कि शिक्षण विधियां जो है वह छोटे समय के लिए होती है, शिक्षण विधियां वह छोटे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होती है, जबकि शिक्षण प्रणाली जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा का पूरा दिन में चलने वाली होती है। तो शिक्षण विधियां जो है जैसे वह इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और प्रत्यक्ष मेथड, समवाय विधि, ये सब जो है वो विधियां हैं। जबकि वही प्रणाली क्या है, तो प्रणाली में जैसे प्रणाली की बात करेगी तो मारिया मॉन्टेसरी मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड है, और जो है वह प्ले वे मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है। ये सारे मेथड हैं, ये सारे जो है प्रणाली है, ये सारे प्रणाली है जो पूरे दिन एक फिलोसफी में चलते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में मैंने बात करा हुआ, तो जैसे ओरलिज्म हुआ है और टोटल कम्युनिकेशन हुआ, बाइलिंगुअलिज्म हुआ, ये सब जो है वो प्रणालियां हैं। इन प्रणालियों के पूरे पूरा स्कूल चलता है, पूरा स्कूल उसी प्रणाली के आधार पर उसका शेड्यूल होता है तो चलता है। तो सिस्टम जो है और मेथड, इन दोनों के बारे में आपने जाना हुआ था। हमने कुछ जो है विधियों के शिक्षण विधियों के घटक कौन कौन से, तो यानी कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। भाषा शिक्षण में, तो भाषा शिक्षण में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो जो है वो व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं, गद्य में प्रयोग किए जाते हैं, पद्य में प्रयोग किए जाते हैं। यानी गद्य में, पद्य में, व्याकरण में, और जो है वो रचना में, कहानी में, भाषा शिक्षण में, लेखन में और वाचन में, इन जगहों पे जो है इनका मेथड का प्रयोग किया जाता था। तो मेथड का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जगह पे अलग अलग मेथड में अलग अलग जो है कौन कौन सी विधियां प्रयोग की गई। और उससे पहले मैंने आपको ये भी चर्चा चलाई हुई थी, उससे पहले मैंने ये भी चर्चा चलाई हुई थी कि जो है एक मेजर, जो मेजर अच्छा चलिए, तो जो मेजर मेजर जो विधियां थी, जो मेजर मेथड थे, उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेथड है, जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, हिस्टोरिक मेथड, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिक मेथड। ये मेथड जो है हमने आपको बताए हुए थे कि ये जनरल विषयों में पढ़ाने के लिए होते हैं। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में स्पेसिफिक के बारे में मैं बताया हुआ था कि डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है, और बाइलिंगुअल मेथड है, इक्लेक्टिक मेथड है, और कम्युनिकेशन मेथड है, कोऑपरेटिव मेथड है, टास्क बेस्ड मेथड है। तो इसकी मेथड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। वहीं एक चीज और मैंने बताया हुआ था आपको कि जो मेथड हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को प्रयोग में होते हैं वो मेथड कौन कौन से अच्छे, उसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि जो स्ट्रक्चरल मेथड है, कंबाइंड मेथड है, नेचुरल मेथड है, वह जो है हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग किए जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन कौन मेथड प्रयोग किए जाते हैं, तो वो थे आगमन विधि, निगमन विधि, और सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, अनौपचारिक विधि, और जो है अव्याकृति विधि। तो अव्याकृति विधि, इन विधियों के बारे में हमने बताया हुआ था थोड़ा थोड़ा, बट विस्तार में बताना है, विस्तार में बताना है, जिसमें हमने एक जो है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड के बारे में मैंने चर्चा चलाई हुई थी थोड़ी सी, बट आज मैं उसको वापस से लेकर चलूंगा, पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है हमने शुरू किया हुआ था कि गद्य शिक्षण की कौन सी पद्धतियां हैं। तो गद्य शिक्षण में ढेर प्रकार की पद्धतियां जो है पद्धतियां उसको पढ़ाने के लिए गद्य शिक्षण को, तो उसमें जो है अर्थबोध विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्युत्पत्ति विधि, व्याख्यान विधि, और ये विधियां जो है टीका विधि, प्रसंग विधि, इन विधियों को हमने आपको यहाँ पूरा लिख करके बताया, बाकायदा बताया हुआ था। और ऐसे ही रचना विधि में प्राथमिक मेथड में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है और उच्च प्राथमिक में कौन की जाती है, इनके बारे में भी मैंने आपको चर्चा चलाया हुआ था, आप लोगों ने इसको लिखा हुआ था। फिर मैंने जो है वो नाटक शिक्षण को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां है उसके बारे में मैंने चर्चा चलाया हुआ था कि व्याख्या विधि, आदर्श विधि, और कक्षाभिनय विधि, रंगाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि, तो ये सब आपने जो है वो पढ़ा हुआ था।
और उसके बाद मैंने पद शिक्षण के बारे में बताया हुआ था कि पद शिक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके कौन कौन से विधियां होती हैं। तो पद शिक्षण में प्राथमिक में कौन सी होती हैं और उच्च प्राथमिक में कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में भी मैंने आपके चर्चा चलाई हुई थी। तो आपने ये सब जाना हुआ था। ये मैं बस एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक बार हो जाए, और आपके पास अगर रफ नोट है तो वहां पे आप जो है एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। फिर मैंने बताया हुआ था कि पद शिक्षण के जो है और जो विधियां होती है, पठन वाचन के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो अक्षर बोध, देखो, पढ़ो और ध्वनि साम्य, अनुकरण विधि, इन सब विधियों का जो है हमने बताया हुआ था कि कौन कौन सी होती है। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि कौन सी विधि को बनाने वाले प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो प्रवर्तकों के बारे में मैंने बताया हुआ था कि सारे प्रवर्तक जो है वो सभी विधियों के प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो वो भी मैंने आपको वहां पे चर्चा करी हुई थी। तो चर्चा करी हुई थी जिसे मैंने बताया हुआ था कि आगमन और निगमन विधि अरस्तु और प्लेटो ने जो है बताया हुआ था। तो अरस्तु और प्लेटो ने आगमन और निगमन विधियों को बताते हैं। मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूं कि आपको जो है ये मुझे पढ़ाना है, तो आपको ये याद रहे आगमन विधि जो है वह यह इंडक्टिव मेथड को अरस्तु ने दिया हुआ था और डिडक्टिव मेथड को जो है वह प्लेटो ने दिया हुआ था। तो ये जो है आपको ये याद रखना है। और ये मैंने आपको बताया हुआ था। बताने के बाद फिर मैंने आगमन और निगमन विधि पे स्टार्ट किया हुआ था। तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको एक बार बताई हुई थी। बताने के बाद अब मैं आज वापस से आपको वहीं से आऊंगा। आगमन विधि जो है वो कौन सी है, आगमन विधि के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चलिए, तो आगमन विधि के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज जो है आपको आपकी स्लाइड पे एक बार आप देख लीजिए कि ये इतने मेथड आपको पढ़ने हैं। आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, विजिबल हो रहा है कि आगमन विधि, समवाय विधि, निगमन विधि और सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, अनौपचारिक विधि और अव्याकृति विधि, इन विधियों के बारे में आज जो है हमको पढ़ना है। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। कल हमने जो है पढ़ना जो है शुरू किया हुआ था आगमन विधि को, इंडक्टिव मेथड को मैं थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, बट वापस से मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि इंडक्टिव मेथड है क्या। चलिए, तो आज हम इंडक्टिव मेथड पे बात करते हैं। तो जो पढ़ा दिया था उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़ाया हुआ था उसी पे जो है हम वो चर्चा करेंगे। जो नहीं पढ़ाया हुआ था उसी पे चर्चा करेंगे। तो जो इंडक्टिव मेथड है वह कहती है कि जो है उसका एक सूत्र है कि पहले उदाहरण को बताना है। पहले उदाहरण बताना है। उदाहरण बताने के बाद आगे जाना है। यानी आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों को, घटनाओं को का निरीक्षण करके, विश्लेषण करके समान नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। यानी यह क्या करती है, यह जो आगमन विधि है, इंडक्टिव या आगमन विधि क्या करती है, आगमन विधि कहती है कि हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है। हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है। यानी सबसे पहले जो है विशिष्ट चीज, जो चीज, भौतिक चीज जो सामने है, जो सामने चीज है, जो विशेष है, वो विशेष, जैसे यह पेन है, यह पेन को सबसे पहले बता देना है कि यह पेन क्या है। तो पेन जो है वो दिखा देना है, दिखाने के बाद इसके आगे जाना है। जैसे पेड़ क्या है, यह पेड़ जो है वह विशिष्ट चीज है। पेड़ एक विशिष्ट है, ये सामने दिख रहा है तो सामान्य दिख करके जो नहीं चीज है, अब इसको जनरलाइज करना है कि इधर ये जड़ होती है, ये तना होता है पूरा भाग, ये जो पत्तियां होती हैं, यहाँ डालियां होती हैं, अब डालियों के अंदर क्या होता है, इन सब चीजों का सामान्यीकरण जो है हम उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले इसको उदाहरण के रूप में दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड के रूप में दिखाएंगे कि ये जो क्या है। तो यह फ्लैश कार्ड के रूप में जब हम दिखाएंगे कि फ्लैश कार्ड है, ये क्या हुआ, यह विशिष्ट चीज हुआ। और फिर फ्लैश कार्ड दिखा करके हम जो इसका जब एक्सप्लेन करेंगे, जनरलाइज करेंगे, तब जो है उसके बाद उसका डिटेलिंग होगी। तो इसी को कहते हैं क्या, आगमन विधि। तो आगमन विधि में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का जो है वह प्रयोग किया जाता है। जो आगमन विधि है, आगमन विधि में मैंने आपको बताया कि जितने भी सामान्य से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर ऐसे ही सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर,
मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ये जाते हैं। ऐसे ही जा करके जो है बच्चे को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। ये मैंने आपके आपके बीच में जो है मैंने बताया हुआ था कि इसी तरह से जो है आगमन विधि में पढ़ाते हैं। जो यह विधि है आगमन विधि है, वो आगमन विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो आगमन विधि जो है वह व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। खास जो है वह व्याकरण शिक्षण, मतलब वैसे तो यह मैथ में प्रयोग की जाती है। अगर हम भाषा में बात करें तो भाषा में जो है वह व्याकरण के नियमों को या व्याकरण को समझाने के लिए वह प्रयोग की जाती है। तो यानी यह विधि यहाँ पे भाषा में यह विधि व्याकरण सिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। व्याकरण सिखाने के लिए प्रयोग की जाती है यह विधि। और कहाँ प्रयोग की जाती है? इससे ही इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसे जो है वैज्ञानिक विधि, इसकी व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यानी इससे ही सरल, अगर बच्चे को सरल बता करके समझाएंगे, आगे जाकर के उसको जो सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तब बच्चे को ज्यादा समझ आएगा। व्याकरण की वैज्ञानिक विधि भी इसे कहा जाता है। अब इसके माध्यम से इसी के माध्यम से इंडक्टिव मेथड के माध्यम से, इंडक्टिव मेथड को और क्या कहते हैं? ISD, यानी स्पेसिफिक टू जनरल जाना। इंडक्टिव आई से इंडक्टिव, एस से स्पेसिफिक, जी से जनरल। हमेशा स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त है, बच्चे के पास जो ज्ञान प्राप्त है, उसके आधार पे ज्ञान प्राप्त है, प्राप्त ज्ञान के आधार पे, यानी प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम जो है उसे आगे लेके जाते हैं, आगे सिखाते हैं। प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसको सामान्यीकरण कहते हैं। आधार पर सामान्यीकरण करते हैं, सामान्यीकरण कराते हैं तो उसे कहते हैं क्या? आगमन विधि। जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त है, बच्चे को क्या ज्ञान प्राप्त है? तो बच्चे को यह सारी वस्तुएं पता है कि यह जो है पेन है और यह पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड को कहते हैं कौन सा? ये बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड होता है। अब ऐसे ही बोर्ड कौन कौन से होते हैं? इस पे क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग करना। यानी सबसे पहले तुम क्या दिखाएंगे कि पूरा बोर्ड है, ये क्या है? ये बोर्ड है। अब बोर्ड के बाद बोर्ड की पूरी घटना बताना, घटना का पूरा विस्तार बताना, वह उसका होगा क्या? सामान्यीकरण होगा। यानी वह जो है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा। जो अमूर्त पता नहीं है, जो बच्चे को ज्ञान नहीं है, तो वह जो है ऐसे ही बच्चे को सबसे पहले वस्तु को दिखाना, पहले उदाहरण देना, उदाहरण देने के बाद फिर जो है उसका विस्तार बताना। तो ये कहता है क्या? आगमन विधि। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं ऐसे, और इसमें बालक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऐसे एक बार सामान्य चीज दिखा दी तो आगे की पूछते हैं और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा सोच के बताओ क्या हो सकता है? ये पेन है, पेन देखो जरा, पेन देखो, ये पेन देख लिया। पेन का मैंने उदाहरण दिया कि ये एक पेन है, ऐसी पेन जो है इससे लिखते हैं, ये करते हैं, ये लिखते हैं। अच्छा इस पेन में क्या हो सकता है? इस पेन में क्या डिफरेंट क्या हो सकता है? तो डिफरेंट सोचने के लिए भी बच्चा जो है इसमें मजबूर होता है, यानी वह सोचने के लिए भी प्रेरित होता है। तो ऐसे ही जिसमें इसमें बालक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसी के जरिए बालक की चिंतन शक्ति का विकास होता है। चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो आपको इतना जानना है कि यह विधि जो है वह सामान्य से जटिल की ओर जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। हमने इसके सोपान बताए हुए थे। मैं इसलिए इसको फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सब बता दिया गया था कल, इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। इसके स्टेप्स बताए हुए थे, स्टेप्स बताए हुए थे। पहला स्टेप था क्या? पहला स्टेप था कि उदाहरणों को प्रस्तुत करना। आगमन विधि के सोपान क्या थे? तो पहला सोपान था कि पहले सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण दिखाना, उदाहरण दिखाना। जैसे उदाहरण में क्या दिखा सकते हैं? सपोज करिए कि आपने जो है
आपने क्या किया कि कोई एक फ्लैश कार्ड जो प्रत्यक्ष चीज है वो, या फिर कोई उदाहरण या फिर कोई विशिष्ट वस्तु आपने दिखा दी। दिखाने के बाद आपने एक चित्र दिखा दिया महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का चित्र बताया, या फिर एक खाली एक ऐसे बच्चे को पता है कि महात्मा गांधी जी हमारे क्या है, राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो राष्ट्रपिता, अब ये राष्ट्रपिता के बारे में जाना तो बच्चे के अंदर में एक जो है एक छाप, एक जो है प्रतिबिंब, एक जो है एजिमिनेशन, ये बच्चे के अंदर में जागृत हो गया, एक स्कीमा बच्चे के अंदर में आ गया। तो अब ये आ गया, इसके आधार पे अब बच्चे को इतना समझ में आ गया, वो आप बच्चा बिल्कुल आपकी तरफ केंद्रित हो गया, बच्चा आप केंद्रित हो गया, आपने इनका उदाहरण दे दिया। उदाहरण देने के बाद अब इनके बारे में जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी बताना है, सबसे पहले बच्चों से पूछते जाओ। बच्चों को क्या पता है, बच्चों को पता के आधार पे जो है वो सारी की सारी डिटेलिंग आप निकलवाते जाओ। तो वैसे ही सबसे पहले उदाहरण को दिखाना, उदाहरण की प्रस्तुतिकरण करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, तो दूसरा स्टेप था विश्लेषण करना, यानी इसके बारे में जानना कि बच्चे कितना जानते हैं राष्ट्रपिता के बारे में, जानना कि बच्चे कितना जानते हैं राष्ट्रपिता के बारे में, तो उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद हाँ, अब इतना बच्चों को जानकारी हो गया, सारे बच्चों के प्रश्न, किसी बच्चे ने जो है बताया कि हाँ महात्मा गांधी जी ये हैं, दूसरे बच्चे ने बताया कि महात्मा गांधी जी ये हैं, तीसरे बच्चे ने बताया महात्मा गांधी ये हैं, चौथे बच्चे ने बताया महात्मा गांधी ये हैं, पांचवें बच्चे ने बताया महात्मा गांधी ये हैं, छठवें ने बताया महात्मा गांधी ये हैं। सारे बच्चों ने अलग अलग जो है वो बताया कि महात्मा गांधी यहाँ जन्म लिए थे, महात्मा गांधी की माता का नाम ये था। किसी बच्चे ने कहा कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, किसी ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों छोड़ो भारत जो है वो उसके बारे में बात करी थी। महात्मा गांधी जो है वो एक वकील के रूप में थे, महात्मा गांधी जी की जीवन की कहानी ये थी, महात्मा गांधी जी जो ऐसे थे, महात्मा गांधी। अब सारे बच्चों ने जो अलग अलग बारे में बताया, उन सारी बातों को टीचर जो है नोट करते गया। अब उन सारी बातों को जो है उसका पहले विश्लेषण करवा, अब विश्लेषण करवाने के बाद अब उसका सामान्यीकरण करवा रहा है। सामान्यीकरण मतलब क्या, अब इसी को सीक्वेंस में लगवा रहा है, सीक्वेंस में लगवा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी की पढ़ाई, महात्मा गांधी का काम, महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिए हुए थे, महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन में क्या काम किया था, महात्मा गांधी ने क्या काम किया हुआ था। अब इसको जो है सीक्वेंस में लगवा दिया टीचर ने सीक्वेंस में लगा दिया। अब ये किसके बारे में बात हो गई, फिर पूछेगा अब ये जो पूरी कहानी थी, या पूरी कहानी किसके बारे में हुई, तो पूरी कहानी किसके बारे में हुई, तो जो है वह राष्ट्रपिता के बारे में। तो उसका सामान्यीकरण भी करवा दिया, जानकारी देने के बाद पूछ लिया कि किसके बारे में बात हुई थी, तो राष्ट्रपिता के बारे में बात हुई थी। तो यह इस प्रकार से बताना, यह क्या है, उसका सामान्यीकरण है। तो ऐसे ही आज आपने जो राष्ट्रपिता के बारे में पढ़ा, अब ऐसे ही जो है आप दूसरे के बारे में पढ़िएगा, या फिर राष्ट्रपिता का और जो है डिटेल पढ़ करके आइएगा। तो बच्चों का अभ्यास कराने पर अगली प्रति अभ्यास करवाती है, या फिर उसी का जो है परीक्षण करती है कि बच्चों ने कितना जाना। तो ये जो है उसके स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं कि पहले उदाहरण की प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना, सामान्यीकरण करना तथा अभ्यास का परीक्षण करना। ओके, यहां तक जान लिया आपने, अब आगे चलते हैं। अब इस विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, प्रयोग होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। इसको मैथ में प्रयोग करते हैं, और इसको अभी तो मैंने आपको इसमें बताया है, गद्य में बताया है। तो सोपान हो गए। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं, तो शिक्षण के सूत्र इसमें जो है प्रयोग होते हैं। कौन से सूत्र में, जैसे पहले मैंने बताया कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रयोग होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरे में क्या प्रयोग होता है, तो दूसरे में जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रयोग होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और क्या प्रयोग होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रयोग होता है। दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जो पूरा है होल से पार्ट हुआ सूक्ष्म की ओर। और क्या प्रयोग होता है, इसी में जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर भी प्राप्त होता है, लिखा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर।
अब वही जब हम डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, अभी तो हम ये इंडक्टिव पढ़ रहे हैं, जब डिडक्टिव पढ़ेंगे यही सारी बदल जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी, यानी फिर वो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से, ये उल्टा हो जाएगा जब डिडक्टिव पढ़ेंगे। तो अभी तो हम इंडक्टिव पढ़ रहे हैं, यानी पहले सब कुछ सारी बातें बच्चे को बतानी है, बतानी उसके दिमाग में पहले सेट कर देना। तो ऐसे ये जो है मूर्त से अमूर्त की ओर, ऐसे ही प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर या अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये जो है वह शिक्षण सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, कहां पे प्रयोग किए जाते हैं? इंडक्टिव मेथड में। अब आते हैं इंडक्टिव मेथड की जो है कुछ गुण क्या है, इंडक्टिव मेथड के गुण क्या है, यानी उसके फायदे क्या है, यानी वह उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके जो है वह प्रोस क्या है, उसके फायदे क्या है, गुण, गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण क्या है इंडक्टिव मेथड के गुण, गुण की चर्चा करते हैं। तो गुण जो है इसका पहला गुण जो है वह गुण है कि बालकों को नवीन ज्ञान खोजने की, बालकों को नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, यानी इससे एक पता हो गया। अब ये खाली चीज दिखाया बच्चे को, खाली महात्मा गांधी दिखाया, महात्मा गांधी के बारे में बताया, अब महात्मा गांधी से अब अलग अलग ब्रेन स्ट्रोमिंग करो, तो अलग अलग ब्रेन स्ट्रोमिंग करके बच्चा जो है वह नवीन ज्ञान खोजेगा, यानी वह पता करेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है, अलग अलग चीजें जो है खोज करके बताएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे नवीन ज्ञान को खोजने के लिए भी मदद करता है यह, इससे नवीन ज्ञान खोजने में मदद करता है। मैंने बताया ना पहले, ये क्या है, ये तो बच्चे को पता है, इतना बच्चे को पता है, महात्मा गांधी आपने जो बच्चे को आप जो पता है आपने बता दिया, दिखा दिया, उसके दिमाग में एक रेडीनेस हो गई, अब उस रेडीनेस के आधार पे जो नहीं पता है वो क्या करेगा, बच्चा खोजने की कोशिश करेगा, खोजेगा। और बच्चे को पहले आप खोजने देंगे कि खोज कर लाओ बताओ हमको, बच्चों से पूछेंगे। अब बच्चे जो है उसको एक ऑर्डर में नहीं रखे हुए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि किसको कहां पे रखना है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन से बाद में आएगा। अब उसके बाद जो है जो चीज बच्चों के पास आई, सारे रॉ मटेरियल बच्चे के आ गए, मतलब आपने पूरी क्लास से मटेरियल इकट्ठा कर लिया, पूरी क्लास से, अब उसको जो है सीक्वेंस में रखना, ये आपका काम होता है। तो ऐसे ही नवीन ज्ञान खोजने में जो है मदद करता है। और कहां मदद करता है यह, तो और मदद करता है नए तथ्य को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता है, यानी वही नवीन ज्ञान हो गया, नए तथ्य को खोजने के लिए। या सक्रिय, इसमें बच्चे जो है वो सक्रिय रहते हैं, क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं, यानी अब सारा कुछ किसके ऊपर हो रहा है, बच्चों के आधार पर हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पे सारे एक्टिव रहते हैं। या ज्ञानार्जन हेतु उनकी रुचि, इसमें ज्ञान के अर्जन हेतु, ज्ञानार्जन हेतु रुचि बनी रहती है बच्चों की, ज्ञानार्जन हेतु इनको रुचि जो है वो बनी रहती है इसके माध्यम से। तो ये सब किसके क्या है, ये सब इसके फायदे हैं। बच्चों में रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास, रचनात्मक चिंतन, बच्चों में रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, रचनात्मक चिंतन और जो है आत्मविश्वास, रचनात्मक चिंतन और आत्मविश्वास का बच्चों के अंदर में निर्माण होता है, यानी इससे जो है बच्चे आत्मचिंतन भी करते हैं और एक रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव मतलब सारा कुछ खोज के लाने में जो है बच्चे यहाँ पे प्रेरित रहते हैं। ये सब जो है इसके क्या है फायदे हैं कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर में हम एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक कॉन्सेप्ट बता दिए, उसके बाद बच्चों को खोजने के लिए कहेंगे, बच्चों को उसमें जो है लगने के लिए कहेंगे, बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए कहेंगे, तो उससे बच्चे के अंदर में नवीन ज्ञान खोजने में मदद मिलेगी, बच्चे जो है सक्रिय रूप से भाग लेंगे, बच्चों का ज्ञानार्जन में जो है मदद मिलेगी, रचनात्मक चिंतन में बच्चे को मदद मिलेगी। रचनात्मक चिंतन का मतलब क्या कि बच्चा उसी में इन्वॉल्व रहेगा, कुछ कंसेप्ट करेगा, कुछ खोजेगा, कुछ बनाएगा, तो जो है उसके अंदर में मदद मिलेगी। जैसे कभी कभी जो है हम ये भी लेते हैं, हम बच्चे को क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मेरे को अभी और याद आ रहा है, तो मैं एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर दूं इसी का, तो आप जो है उसको कर पाएंगे कि आपने क्या किया, आपने जैसे बच्चे को आप गए डायरेक्टेड एक्टिविटी करवाने के लिए, क्लासरूम में गए डायरेक्टेड एक्टिविटी करवाने के लिए, तो डायरेक्टेड एक्टिविटी कराने से पहले आपने क्या किया, डायरेक्टेड एक्टिविटी कराने से पहले सपोज करिए कुछ भी बनाना है, हम मान लीजिए बना लेते हैं, हम कॉफी बनाना सीखते हैं, बच्चे के लिए कॉफी बनाना सीखते हैं, कॉफी बनाना है, तो कॉफी बनाने के लिए क्या किया, कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी बनाने का एक वीडियो जो है
सभी ने बैठ करके देखा, कॉफी बनाने का वीडियो देखा। अब कॉफी बनाने का वीडियो सभी लोग बैठ करके देखे, टीचर ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा। टीचर ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा कि वीडियो में क्या क्या है, वीडियो में क्या क्या बात कही जा रही है, कि कौन सी वस्तुएं लगेंगी, कौन से बर्तन लगेंगे, और कितनी सामग्री लगेगी, क्या प्रोसेस है उसका, और कैसे सर्व करेंगे इसको, सारा कुछ वीडियो जो है वो 5 मिनट का वीडियो में पूरा चाय बनाने का जो है देख लिया। 5 मिनट का वीडियो जो है वो पूरा देख लिया। देखने के बाद अभी ये क्या है, ये क्या है, पहला वाला प्रोसेस है कि आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने उदाहरण जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया, उदाहरण तो ऐसे प्रस्तुत किया। अब ये उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब उसके बाद जो है एक बार और, चाहे आप तो एक बार और आप करके बता दें। अगर आप करके नहीं बताते हैं तो चलो वीडियो सभी ने देख लिया, अच्छा अब सारे बच्चों से पूछेंगे क्या हुआ था, पहले क्या करना है। तो पहले क्या करना है, तो ये बच्चा कहेगा कि बर्तन लेके आने हैं, दूसरा बच्चा लेके आएगा कि सामग्री लेके आनी है, तीसरा बच्चा कुछ लेके आएगा। अब पूछेगी टीचर कि अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, तो उसके बाद कहेगा कि चलो अब जो है गैस शुरू करना है, तो गैस शुरू करना है। उसके बाद क्या करना है, तो पतीली रखना है, पतीली रखना है, तो उसके बाद क्या करना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, इसको क्या करना है, सब कुछ जो है वो कॉफी बनाने का प्रोसेस खाली एक बार दिखा दिया। अब सारे बच्चे आपस में खुद से संरचनात्मक बन रहे हैं, रचनात्मक बन रहे हैं। तो ऐसे जो है यह रचनात्मक चिंतन करने में, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराने में भी ये जो है इंडक्टिव मेथड क्या करती है, मदद करती है। तो सबसे पहले क्या किया था, एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद इसकी पूरी की प्रक्रिया जो है आप करवा रहे थे, बच्चों की पूरी प्रक्रिया इसकी करवा रहे थे। तो यही जो है वह इंडक्टिव मेथड है। इसी को कहते हैं क्या, इंडक्टिव मेथड। स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाना, ये स्पेसिफिक है, ये दिखाना, यह स्पेसिफिक है, यह भी स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक को पूरा विस्तार करना वह जनरल होगा, कि पहले क्या करेंगे, उसके बाद 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 क्या करेंगे। यह सारा जो है उसका जनरलाइजेशन होगा, विशिष्टीकरण होगा। ओके, तो यहां तक हमने समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके गुण हो गए, थोड़े दोष भी जान लेते हैं कि दोष क्या है इसके दोष क्या है। तो दोष के बारे में समझते हैं। दोष क्या है, तो हर चीज का दोनों पहलू होता है, एक गुण भी होता है और दूसरा उसका दोष भी होता है। तो इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। यानी यहाँ पे शक्ति और समय दोनों अधिक लगता है। अगर आपको रचनात्मक बनना है, तो रचनात्मक बनना, बच्चों को रचनात्मक अगर बनाना है, तो यहाँ पे शक्ति और समय दोनों अधिक लगता है। यानी शक्ति और समय दोनों अधिक लगते हैं, दोनों अधिक लगते हैं। या इसका क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है, या इसका दोष है। और क्या, केवल बड़े व बुद्धिमान बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं। यानी बड़े बच्चों के लिए, यानी उसमें जवाब कौन देगा, अब ये कौन कर पाएगा, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, वही कर पाएगा जो है उसको ध्यान से सीखा होगा, या जो ध्यान से जिया होगा, वही इसमें भाग ले पाएंगे। बड़े बच्चे और बुद्धिमान बच्चे, बड़े बच्चे और बुद्धिमान बच्चे भाग लेते हैं इसमें, बड़े बच्चे और बुद्धिमान बच्चे इसमें भाग लेते हैं, कर सकते हैं। आगमन विधि द्वारा सीखते समय यदि बालक अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए, यानी अगर बच्चे को या अगर रचनात्मकता की बात सिखाई जा रही है, सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, कि मान लीजिए कि आप एक लेसन प्लान बना रहे हो, मैंने एक लेसन प्लान आपको समझा दिया, आप एक लेसन प्लान बना रहे हो, लेसन प्लान बनाते बनाते आपने एक लेसन प्लान बना लिया, 2 लेसन प्लान बना लिया, 3 लेसन प्लान बना लिया। अब आपको लेसन प्लान बनाना बता दिया गया पहले, और आप अब बना रहे हो। बनाने के बाद हमने उस पर फोकस नहीं किया, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, करके सारा कुछ लेसन लेके आ रहे हो। हमने 1-2 बार मतलब ऐसे सरसरी निगाह से देखा, बट तीसरी बार एक बार हमने देखा, सही कर दिया, हमने दूसरी बार देखा, सही कर दिया, आप ही पूरा लेसन बना के लेके आओ। तीसरी बार जो है, दूसरी बार आपने बनाया, सही कर दिया, तीसरी बार जो है हमने उसी में से जो पहले और दूसरे पॉइंट है वैसा ही आप लिख करके लाए। हमने तीसरी बार जो है एक गलती पकड़ ली। ये गलती हमने पहली और दूसरी बार में नहीं देखी हुई थी, बट तीसरी बार जो है हमने देखा, हमने ये गलती पकड़ ली। अब गलती पकड़ने पर हम कह रहे हैं कि आपको जो है इसको सुधारना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यह मॉडिफाई करने के लिए रेडी नहीं होगे इतना जल्दी, आप इतना जल्दी रेडी नहीं होगे। क्यों नहीं होगे, क्योंकि आपने इतना प्रोसेस करके इसको बनाया है, आप उसको स्वीकार इतना जल्दी नहीं करोगे। यानी यहाँ पे जो एक बार नियम बच्चे जिस नियम से फॉलो कर लेते हैं, अगर वह नियम कहीं गलत भी होता है, अगर वह नियम गलत होता है, तो उस गलत नियम को बच्चे इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि वो पूरे प्रोसेस से जा करके गुजर चुके हैं, वो पूरा प्रोसेस हो गया है, एक बार 2 बार उनके दिमाग में सेट हो गया है, तो उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो यही जो है इसका एक ड्रॉबैक है, कि प्रैक्टिस करने पर एक बार गलत चीज भी अगर बच्चे सीख लिए, तो गलत चीज को सीखने को सुधारने में
बच्चे इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपके लेसन के साथ में भी दिया है। आपके साथ अक्सर होता है कि अगर मैंने एक बार दो बार या कोई किसी टीचर ने आपका लेसन एक बार चेक कर दिया है, दो बार चेक कर दिया, तीन बार चेक कर दिया और चल रहे हैं, पांचवी बार जो है वहीं से कहीं से गलती टीचर ने अगर खोज ली और बता दे कि आपकी गलती है, आप उस गलती को स्वीकार नहीं करते हो। सेम ऐसी चीज जो है बच्चों के साथ में भी होती है। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। क्यों? यह कह रहा है कि यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड का तो क्लियर कर दिया, तो अब इसको सत्यापन करने के लिए राइट हैंड साइड को भी क्लियर करना पड़ेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड तो आपने क्लियर कर लिया, सारा कुछ, सारा ये पढ़ करके सारा सॉल्व करते आ रहे हो, एक कोई इक्वेशन के माध्यम से आप पूरा का पूरा सॉल्व करते आ रहे हो, सॉल्व करके आपने लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर कर दिया, इसका आंसर आ गया, बट इसका आंसर को सत्यापन करने के लिए आपको राइट हैंड साइड भी क्लियर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड की क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, जो कि साथ में नहीं आता है। तो इसलिए यह विधि क्या है? अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि यह निगमन विधि की आवश्यकता होती है। इसको पूर्ण करने के लिए राइट की भी जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, सत्यापित करने के लिए राइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो राइट जो है अगर नहीं साथ में लेके चलेंगे तो ये अपूर्ण मानी जाएगी। अगर खाली आगमन को ही लेके आ रहे हैं, निगमन को नहीं लेके जा रहे हैं, यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? यह सत्यापन नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि हमने एक बार, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं दोहराता हूँ, उसके बाद फिर से दोहराता हूँ। मैं कई बार दोहराता हूँ, कई बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपके मस्तिष्क में वो बैठ जाए, सेट हो जाए, इसलिए दोहराता हूँ। तो दोहराने के लिए वही है, एक बार तो मैं इंडक्टिव मेथड लेके जाता हूँ, फिर डिडक्टिव मेथड लेके आता हूँ ऊपर से, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों साथ में लेके चलता हूँ। तो जब साथ में लेके चलता हूँ तो वह ज्ञान आपके यहाँ फिक्स रहता है। इसीलिए यह कह रहा है खाली अगर इंडक्टिव लेके चलेंगे तो बच्चे जो है वहां पे जो है वो सीख नहीं पाएंगे, या जो है वह इनकम्प्लीट रहेगा। इसीलिए इस विधि को बगैर इंडक्टिव के अधूरा माना जाता है, मतलब बगैर डिडक्टिव के। यह विधि स्वयं में अपूर्ण होती है, क्योंकि निगमन विधि का प्रयोग नहीं होता है। अगर निगमन विधि का प्रयोग नहीं होता है तो यह विधि अपने आप में क्या है? अपूर्ण है। इस विधि के द्वारा सभी विषयों का ज्ञान देना उचित नहीं है, यानी सभी विषय इस विधि के द्वारा सभी विषय नहीं दिए जा सकते हैं। यानी अगर खाली लेक्चर मेथड अगर है, खाली वहां पे खाली जो है कहानी बतानी है, इतिहास बताना है, तो कहानी और इतिहास के माध्यम से इतिहास को अगर समझाना है, खाली लेक्चर देना है, तो वहां पे यह विधि लागू नहीं पड़ेगी। जहां पे बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जहां नियमों को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे यह इंडक्टिव मेथड जो है काम करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इंडक्टिव मेथड जो आपने समझ लिया, अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड आपने समझ लिया, अब डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है वही सेम उसी का क्या है? उल्टा है। अब इंडक्टिव मेथड को जो देने का काम था वो अरस्तु जी ने दिया हुआ था। इंडक्टिव मेथड को देने का काम अरस्तु जी ने दिया हुआ था। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि निगमन विधि। अब निगमन विधि को जो है हम दूसरी तरह से क्या लेके जाते हैं, जिसको कहते हैं डी मतलब डिडक्टिव, और जी मतलब क्या? जनरल से स्पेसिफिक। सबसे पहले हमको जनरल लेके आना है, सामान्य चीज लेके आनी, फिर विशिष्ट पे जाना है। पहले सामान्य लेके जाना है, फिर विशिष्ट पे जाना है। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है। अब निगमन विधि क्या कहती है? निगमन विधि को जानते हैं। चलिए आइए निगमन विधि को जानते हैं। निगमन विधि जो है वह सेम जो आगमन विधि का उल्टा होता है, विपरीत होता है। आगमन विधि का जो है विरोधी होता है। यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यानी जनरल सामान्य से कोई भी बात सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने जो है एक आपको कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि खाली आप देखो, आप सारी बातों को देखो, देखने के बाद मुझे देखो, मैं एक एक्ट करूंगा और एक्ट करने के बाद आप मुझे बताना कि मैंने क्या कहा।
मैं कहूंगा कि मैं एक एक्ट करूंगा, मैं साइन में एक्ट करूंगा, या मैं बोलूंगा, या मैं जो है कुछ यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा, आप उसको देखिए, देखने के बाद बताना कि इसमें क्या हो रहा है। तो जब क्या हो रहा है आप जब ये बताओगे तो वही कहलाएगा क्या, वह पॉइंट बताएगा, जो विशेष है वह नियम बताएगा। या पहले जनरल पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर नियम बताया कि इसके आधार पर हुआ था, इसलिए तो ये कहा गया ये है। तो ये जो आप बताने की कोशिश करोगे, इसका टाइटल बताने की कोशिश करोगे, इसका नियम बताने की करोगे, इसका विशिष्टीकरण बताने की कोशिश करोगे, तो वह जो होगा क्या, डिडक्टिव मेथड। यानी सबसे पहले आपको सामान्य चीजें बतानी है, उसके बाद क्या करनी है, विशिष्ट बातें बतानी है। इसीलिए इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले बड़ी चीज बतानी है, फिर जो है छोटी वस्तु बतानी है, टॉप टू बॉटम। ओके, तो आपको समझा, समझा। चलिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। हमने कहा कि जो है एक बच्चे को जो है, अब हम अभी कुछ नहीं लिए, सारी वस्तुएं कटी हैं। कटने में मैं पतंग बना रहा हूं, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं पतंग बना रहा हूं, बट पतंग अभी खाली मैं आपको बता रहा हूं कि पतंग बना रहा हूं, पतंग बना रहा हूं। मैं पूरी एक्टिविटी करूंगा, अभी पतंग दिखेगी नहीं। पतंग के लिए मैंने जो है वो ले लिए हमने, पेपर ले लिए, पेपर के बाद जो है अधेसिव ले लिया, गोंद ले लिया। उसके बाद जो है हमने पेपर, कैंची ले ली, कलर पेज ले लिया, रंगीन पेज ले लिया। अब इसको हम जो है इन सारे को लेकर के, और हमने स्टिक ले ली, अब जो है इन सारों को लेकर के हम काट रहे हैं, काट करके अब हम इधर उधर से चिपका रहे हैं। अभी बच्चे को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं पता, अभी तो हम सारा जनरलाइज कर रहे हैं, यानी ये बात है, 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 इन सारों को हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत करने के बाद जब वो बन जाएगा तब बच्चा कहेगा क्या, कि यह पतंग है। एक कहानी, दूसरी कहानी मैं बता रहा हूं कि एक जो है वही टीचर ने जो है एक कहानी शुरू करी कि एक व्यक्ति अब यह व्यक्ति ये करता था, वो करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, ये करता था, फला ढिमका, दुनिया भर की। अब वो व्यक्ति कौन, तो व्यक्ति के बारे में पूछा कि व्यक्ति कौन, तो व्यक्ति कौन जब बताया तो वही क्या हुआ, उसका विशिष्टीकरण हुआ। एक दूसरा एक एग्जांपल और को आपको बताता हूं, जैसे अपठित गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश में जब ये गद्यांश होता है तो क्या होता है, यहाँ पे अपठित गद्यांश में कंटेंट इतना बड़ा दिया जाता है, अब इस इतने बड़े कंटेंट में लिखा होता है, लिखने के बाद इसी में से एक प्रश्न होता है कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताओ। अब ये जो आप शीर्षक निकालते हो, तो ये जो शीर्षक निकालते हो, शीर्षक क्या है, पहले तो पूरा का पूरा सामान्य चीज आपको दिखा दी गई, सामान्य के बाद इसका विशिष्ट चीज आपको बताना है कि इसका शीर्षक क्या है। यही क्या है, यही जो है वो डिडक्टिव मेथड है। सबसे पहले पूरी बातें को प्रस्तुत कर देना, प्रस्तुत करने के बाद जो है उसको उसका नियम बताना कि वो क्या है। ओके, चलिए, तो ये है क्या, सामान्य चीज जो है, जो चीज है उसको बता देना, फिर उसके बाद विशिष्ट चीज उसके अंदर से निकालना, ये उसका पद्धति होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह विधि आगमन विधि का बिल्कुल विपरीत होती है, आगमन विधि का बिल्कुल विपरीत होती है। आगमन विधि का विपरीत होती है, ये तो आप लोग जानते हो, बता भी दिया, विपरीत होती है। और क्या होता है, और जो है नियमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले सामान्य नियम को रख देता है। यानी सामान्य नियम, ये देखो, ये है, मैं एक पैसेज बताऊंगा आपको, पैसेज दिखाऊंगा आपको, ये पैसेज जो है आपको देखना है, पैसेज देखना है, पहले सामान्य नियम बता देगा कि मैं आपके सामने एक पैसेज प्रस्तुत करूंगा, प्रस्तुत करने के बाद आप उसको ध्यान से देखना, समझना, फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। तो वही सबसे पहले जो है वह सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी सबसे पहले ये बता देगा, बताने के बाद ये सब कह देगा, फिर कहेगा अच्छा अब जो है इसमें से बताओ कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक निकालने के लिए आप जो कोशिश करते हो, वही जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वही डिडक्टिव मेथड कहलाती है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। डिडक्टिव मेथड में विभिन्न प्रयोग एवं उदाहरणों तथा नियम की सत्यता करी जाती है। इसमें जो है विभिन्न प्रयोग तथा उदाहरण वगैरह इसमें जो है सत्यता की जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं, एक और एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं हिंदी व्याकरण में। चलिए, जैसे अब जो है एक यहाँ पे
एक यहाँ पे बात बता दी गई, जैसे यहाँ कहा गया एक चीज दिखा दी गई, इसको बच्चे को दिखा दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया कि ऐसे पहले है, इसके बाद आपको आगे चलना है, फिर बताना है, फिर आपको उसका जनरलाइज करना है, चलना। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई एक बता दिया कि जैसे ई ई ई और ई मिलकर के यह बन गया, यहां से ई और ई से यह बन गया ऊ, और ऊ और ऊ को मिलाने से जो है वह बन गया वह, और जो है वह री, री को मिलाने से जो है वह र बन गया। अब ऐसे ही, अब इसका वो एग्जांपल है, तो ये इसने दिखाया, ये नियम, एक सामान्य नियम जो उसने बता दिया, सामान्य नियम खाने से बताया कि ऐसे होता है। अब उसके बाद जो है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में जो है वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहा है कि जो यह नियम था उसका प्रयोग करना है कि जैसे प्रति धन एक, प्रति धन एक, तो अब यहाँ पे प्रति धन एक या प्रति धन एक में यह जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रत एक, क्या बन गया, यहाँ पे यह बन गया, यह यहां से बना हुआ था, यह क्या बना हुआ था, ये बना हुआ था, तो प्रत्येक हो गया, एक हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आवाज नहीं आ रही है क्या सर? सूक्ष्म शिक्षण की विधि नहीं है, डीवाइट एलन ने कौन सी विधि दी कल जो आपने बताया था? हाँ, सूक्ष्म शिक्षण ही तो दिया हुआ था डीवाइट एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का जो देने वाला काम है वो डीवाइट एलन ने ही दिया हुआ था। डीवाइट एलन ने ही दिया हुआ था। हाँ, तो बट उसको जो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता, शिक्षण की विधि नहीं है वो। कहाँ वाद विवाद की बात कर रही है? डीवाइट एलन ने जो है, उस डीवाइट एलन ने उसमें डीवाइट एलन ने सूक्ष्म शिक्षण दिया हुआ था। चलिए अभी हम यहाँ बात करते हैं, पहले उस पर वो चर्चा नहीं है, अभी वो चर्चा नहीं चल रही, अभी यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ देखिए, और जैसे उ, सु और आगत, यहाँ पे है सु और आगत, एक तरफ है सु और दूसरी तरफ है आगत। अभी मिलकर के क्या बना, सु को मिलकर के, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ से बनकर के जब दो को मिलाते तो क्या बनता है, तो स्वागत। अब जो है इसका जनरलाइज करना है, तो ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल है पृथ्वी धन आज्ञा, पृथ्वी धन आज्ञा, तो क्या बना, तो पित्राज्ञा बना, तो यहाँ पे र आया, र वाला शब्द आया। ऐसे ही यहाँ पे समझाने का काम जो है वो आगे किया जाता है। तो ये पहले ये चीज दिखा करके एक बार पहले सामान्य बात जो है वो प्रस्तुत कर देना, फिर उसके बाद विशिष्ट चीजों को, ये सारे विशिष्ट चीजों को जो है वह बताना। ओके, तो ऐसे जो है यह बच्चों को बताया जाता है। अब इसकी विधि जो है वो जानते हैं, विधियां जो है वो जानते हैं। विधियां क्या क्या है, विधियों के बारे में जानते हैं। निगमन विधि के जो है वो, तो नियम सिद्धांत का ज्ञान करा देना सबसे पहले। नियम सिद्धांत, वहां पे हम क्या कर रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। यहाँ पे नियम और सिद्धांत का ज्ञान करा देना, इस तरह से होगा, नियम और सिद्धांत का ज्ञान करा देना, फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण पर उस नियम का प्रयोग करना, उदाहरण पर उस नियम का प्रयोग करना, यह जो है डिडक्टिव मेथड हम बता रहे हैं। पहले नियम सिद्धांत का ज्ञान करा देना, फिर जो है उदाहरण पर उस नियम का प्रयोग कर देना, फिर परीक्षण द्वारा, उसके बाद आता है परीक्षण द्वारा छात्र नियम की सत्यता का परीक्षण करते हैं। यानी परीक्षण द्वारा यानी पहले परीक्षण करना, यानी यहाँ पे क्या करेगा, जो छात्र है, छात्र नियम के
छात्र नियम के द्वारा परीक्षण करेंगे कि जो हमने किया वह सही था क्या। छात्र नियम के द्वारा परीक्षण करेंगे कि सही था क्या। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एग्जांपल कि यहाँ पे एक बता दिया कि जैसे देवी धन उपासना, देवी धन उपासना, यहाँ पे एक शब्द बताया, वहां पे हमने बताया कि ई और ई अगर होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, य। तो देवी धन उपासना तो क्या बनेगा, ऐसे अगर हमको करना है तो क्या होगा, देवी धन उपासना। तो देवी धन उपासना, इसकी जांच करना, तो इसकी जांच करना तो ऐसे ही देव, क्या कहते हैं इसको, देवी उपासना, देवी उपासना इसको कहते हैं, देवी उपासना। देवी धन उपासना तो देवी उपासना कहते हैं। गुरु ऋण तो गुरु ऋण बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे इसका क्या करना। अब जो छात्र, जो हमने एग्जांपल बताया तो उस एग्जांपल का यहाँ पे बच्चे को सत्यापन करवाना उदाहरणों के माध्यम से। तो ये परीक्षण करवाना, पहला पॉइंट, पहला जो था वह नियम बताना, दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करना, तीसरा उसी को परीक्षण करना, और जो है वह चौथा वाला जो भाग हमारा है, चौथा वाला भाग है सत्यापन की पुष्टि करना कि यानी वो सही हुआ या नहीं हुआ। सत्यापन या पुष्टि करना। तो यह जब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बच्चों को डिडक्टिव मेथड के माध्यम से, तो डिडक्टिव मेथड जो है वह जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है। तो सबसे पहले जो है वो नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद जो है उदाहरण का प्रयोग बताते हैं, उदाहरण का प्रयोग करने के बाद फिर परीक्षण बताते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं कि जो नियम था, नियम के आधार पर जो प्रश्न लगाया वह सही था क्या, तो उसका सत्यापन करते हैं। जैसे सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो हम वहां पे लगाते हैं, ये हमने किया हुआ था तो करने के बाद क्या सही है क्या। जैसे भाग, एक भाग का जैसे एग्जांपल ले लें, तो मान लीजिए यहाँ पे कहा गया कि 36 भागे 7, 36 भागे 7 है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 36 भागे 7। तो 36 भागे 7 को अगर हमको सॉल्व करना है तो ये पहले बता दिया कि क्या करना है आपको, ये ऐसे उसने नियम बता दिया कि इसमें जो है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को भाग देना है, पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना आए छोटी संख्या मतलब उससे कम आना चाहिए। तो 7 × 5 = 35 में से 1 कितना बार गया, 5 बार गया। तो ऐसे एक एग्जांपल उसने बता दिया था, फिर हल करने को बोला, अब हल कर लिया, हल करने के बाद इतना हल कर दिया, ये हो गया, इसका ये हल हो गया। अब इसको कहा कि सत्यापन करो इसका, यानी उदाहरण पर इसको नियम लगा दिया, यह था नियम, यह नियम था, उदाहरण के आधार पर इसको नियम लगा दिया। नियम लगाने के बाद इसको परीक्षण करने के लिए कह रहा है कि बताओ अच्छा देखो सही है क्या। तो सही करने के लिए भी बताया क्या करना है आपको, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है। तो 7 × 5 = 1 कर देना है। देखो सही आया क्या, तो 7 × 5 = 35 और 1 = 36 सही आया। यानी जो 36 वाला इधर था, जो 36 इधर था वो कितना, वो जो है वह उसका जो आया परिणाम जो आया वो कितना आया, 36 आया। तो इस तरह से जो है आपका उत्तर जो सही हो सकता है। तो ये इसका और इसका गुण करने पे यह जो है यहाँ पे वो आना चाहिए। ऐसे ही सत्यापन करने का काम, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे गणित पे आपको किया है, ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी कहा कि उसका सत्यापन करना कि क्या यहाँ पे यह ही आ रहा है, क्या यहाँ पे वह ही आ रहा है, या क्या यहाँ पे र ही आ रहा है, दोनों के बीच में उन नियमों के सत्यापन के आधार पे क्या वही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज जो है वहां पे करना। जैसे समास है, समास के भी एग्जाम्पल्स इस डिडक्टिव मेथड से पढ़ाए जा सकते हैं, समास के एग्जाम्पल भी डिडक्टिव मेथड के हिसाब से पढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे जो है यह डिडक्टिव मेथड जो है काम करता है। तो इसके ये नियम है, इसके प्रोसेस है, नियम का सिद्धांत का ज्ञान कराना, उदाहरण पर उस नियम का प्रयोग करना, परीक्षण छात्र नियम के द्वारा जो है उसका परीक्षण करना और सत्यापन करना, ये उसके क्या है, ये उसके फॉर्मूले हैं। ओके, आगे चलते हैं। यह विधि जो है इसके कुछ शिक्षण सूत्र हैं, वही जो उसके थे उसी का उल्टा है। इंडक्टिव मेथड का उल्टा सेम डिडक्टिव मेथड में प्रयोग होता है। इंडक्टिव मेथड का उल्टा डिडक्टिव मेथड में प्रयोग होता है। क्या, तो यहाँ पे जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, पहला उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं, यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, जो पहले बच्चों को पहले पता नहीं है उससे लेकर के मूर्त की तरफ जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, पहले अज्ञात चीज होती है उसी से ज्ञात की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। फिर वैसे ही जो सूक्ष्म चीज होती है, जो सबसे
छोटी चीज होती है, उस छोटी चीज से, सूक्ष्म चीज से जो है स्थूल की तरफ, बड़ी तरफ जाते हैं, सूक्ष्म चीज से बड़ी 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 तरफ जाते हैं, फिर ऐसे ही जो है वह प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। यह सूत्र जो है वह उसी का, यह उल्टा वाला सूत्र जो है यहां पे है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया। चलिए, तो इतनी बातें जो है हम प्रयोग करते हैं शिक्षण सूत्रों में। इसका जो है देख लेते हैं कि इसके गुण और दोष क्या है। इसके गुण और दोष क्या है, तो सेम वैसे जो उसके गुण थे और वैसे ही इसके भी गुण होंगे। तो गुण और दोष क्या है, तो छोटे बालकों के लिए बहुत लाभदायक है, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये किसके लिए प्रयोग है, छोटे बच्चे इसको आसानी से, यानी सबसे पहले नियम बता दिया, फिर उसका जनरलाइजेशन बच्चे आसानी से कर सकते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद है। बच्चे क्या करते हैं, सूत्र देख लिए, सूत्र देख करके जो उसका जवाब दे दिए, तो बच्चों के लिए क्या है, फायदेमंद है। और क्या, वो बड़ों के लिए फायदेमंद थी या छोटे बच्चों के लिए हो। यहाँ इसके द्वारा प्रयोग बालक का ज्ञान, इसके प्रयोग से बालक ज्ञान का प्रयोग करने में सफलतापूर्वक सीख सकते हैं। यानी इसके जरिए बच्चे ज्ञान को सफलता से प्रयोग कर सकते हैं, जो ज्ञान है उनके पास उसको सफलता से प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान को सफलता से प्रयोग कर सकते हैं और उसका सफलता से प्रयोग जो है उसको लेके जा सकते हैं। इस विधि द्वारा वर्ग के सभी बालकों को एक साथ सिखाया जा सकता है। यानी अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चों को एक साथ, क्लास के सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जा सकता है। क्लास के सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जा सकता है इस मेथड के जरिए। ओके, और क्या, तो इस विधि के प्रयोग से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। उसमें समय और शक्ति ज्यादा लगती थी, इसमें समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, समय और शक्ति की बचत होती है। तो ये जो है यहाँ पे इसके हैं, यह शिक्षक के कार्य को सफल बना देता है। यानी एक बार टीचर ने अपना सूत्र बता दिया, आप सूत्र बता दिया, सूत्र के हिसाब से बच्चे चलो अपना जाकर के लगाओ और सत्यापित करो, बच्चे अपना कर रहे हैं। सर, यह शिक्षक के लिए सरल होती है, शिक्षक के लिए आसान होती है। यह शिक्षक के लिए आसान होती है। तो ये जो है इतने पॉइंट जो है वह निगमन विधि के लाभ वाले हैं, यानी इसके क्या है, गुण है, ये सारे इसके गुण हैं। गुण क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद होती है, ज्ञान को सफलता से प्रयोग करने में मदद करती है और क्लास के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने में मदद करती है, समय और शक्ति की बचत करती है तथा शिक्षक के लिए आसान होती है या शिक्षक के कार्य को सरल बना देती है। उस प्रश्न में आपने वाद विवाद, अच्छा ये तो पुराना है, चले हाँ आगे चलते हैं। दोष की बात करते हैं, दोष क्या क्या है, इसके दोष की चर्चा कर लेते हैं। इसके दोष क्या है, इसके डिडक्टिव मेथड के दोष हैं, निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ नियम हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। यानी कि जो शिक्षक ने नियम बना दिया, शिक्षक द्वारा बनाए गए नियम, इस नियम को बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है, हर हाल में स्वीकार करना पड़ता है। वहां उनके पास कोई चांस नहीं है। बने हुए नियम को, शिक्षक द्वारा बने हुए नियम को, शिक्षक द्वारा बनाए गए नियम को बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है, उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता है, यहाँ पे करना ही पड़ता है। निगमन विधि आगमन से बिल्कुल उल्टी है, यानी उसका जो है वो आगमन विधि का उल्टा है, आगमन विधि का उल्टा है। और क्या है इसका ड्रॉबैक, और ड्रॉबैक है यह विधि नियमों तथा सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। यानी जो भी सूत्र है उस नियमों को रटने के लिए कहती है, यानी छोटे बच्चों को क्या करते हैं, रटा देते हैं कि दो के दो दूनी चार, रटा देते हैं, तो सूत्रों और नियमों को रटने के लिए कहती है। जबकि वह क्या कहती है, वह कहती है कि आप समझ लो, तो इसलिए वो बड़े बच्चों के लिए, तो वहां बड़े बच्चों को रटना नहीं है, वहां खाली उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी है, यहाँ पे रटने के लिए मजबूर करती है। यहाँ पे नवीन ज्ञान, इस विधि में बालकों को निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता। यानी यहाँ बच्चे जो है नवीन ज्ञान की खोज नहीं कर पाते हैं, अपने से नवीन ज्ञान की खोज
या ब्रेन स्टॉर्मिंग, नवीन ज्ञान की खोज नहीं कर पाते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है, नवीन ज्ञान की खोज नहीं कर पाते। जो सूत्र है, सूत्र के आधार पर उनको जाना पड़ता है, तो कोई नवीन ज्ञान को नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे इस विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का अस्थायी अंग नहीं बनता है। यानी रटा हुआ, लोग कहते हैं कि जो है चलंत पानी रुकंत नहीं, रटंत विद्यावंत नहीं, तो रटी हुई विद्या, रटा हुआ ज्ञान उनको, उनके मस्तिष्क में स्थायी नहीं रहता है, मस्तिष्क में स्थायी नहीं रहता है, बच्चों के मस्तिष्क में स्थायी नहीं रहता है। तो ये जो है इसके क्या थे, ड्रॉबैक है, इसके ड्रॉबैक। तो डिडक्टिव मेथड के ये सारे जितने थे ड्रॉबैक थे। ओके, अब इसके बाद आती है विधि जो है हमारी, यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने यहाँ पे खत्म किया। अब जो है, और इसको सूत्र, इस सूत्र को देने का काम किसने किया था, तो प्लेटो ने दिया था। जो डिडक्टिव मेथड है उसको देने का काम प्लेटो ने किया था। चलिए, तो यहाँ पे जो है आज मैंने दो सूत्र आपको समझाए हैं। ये दो सूत्र जो है, मतलब दो मेथड, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड बताए हैं। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड पे अगर एक दो दिन और अगर लेक्चर चलेगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। बट अभी मैं आपको जब रिवीजन करूंगा तो रिवीजन करने में एक बार इस मेथड को और मैं लेके आ जाऊंगा। अभी तो आगे के जो मेथड है उन मेथड की मैं आपको आपके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा। तो ऐसे ही फिर बात आती है सूत्र विधि, फिर बात आती है सूत्र विधि। सूत्र विधि जो है, सूत्र विधि है, समवाय विधि है, इन सब की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। आज के लिए मैंने कहा था कि बस जो है 1 घंटे का ही लेक्चर रहेगा, 1 घंटे में आज बस इतना ही पूरा हो पाया, आज 1 घंटे में इतना ही पूरा हो पाया। अगर आप लोग कहते हैं आगे करने के लिए तो कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज यहीं स्टॉप करते हैं। आगे कंटिन्यू करें या फिर यहीं स्टॉप करें? हाँ तो ठीक है, तो कल करते हैं। खाइए उतना जितना पच जाए। नो यस मतलब क्या, कुछ थोड़ा क्लियर करिए ना, कि आगे कंटिन्यू करें, चलाएं, लिख दीजिए सर कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन ले लो सर। नहीं, क्वेश्चन आज हमने नहीं लिया, हमने पहले ही कह दिया क्वेश्चन नहीं होगा आज, क्वेश्चन कल होगा, क्वेश्चन कल होगा, क्वेश्चन का दिन कल है। हाँ अभी के लिए ओके, सही है। चलिए, तो आज के लिए मैं भी आपको इतना ही बता रहा हूँ कि दो मेथड है, दो मेथड अगर आपने पढ़ा है तो बहुत है। कल के बारे में छोटे छोटे और लेकर के चलते चलेंगे। तो कल मैं क्वेश्चन लूंगा, कल पूरा का पूरा जितने वीक में जो कुछ पढ़ाया गया है कल उन सभी पर होगा प्रश्न। आज के लिए प्रश्न भी नहीं है, प्रश्न मैंने नहीं रखा है। ठीक है, अगर किसी कुछ कहना है तो कहे, अगर किसी कुछ कहना है तो कहे, माइक ऑन करे और बोले, प्रश्न हम कर लेंगे। प्रश्न कर लेंगे। तो आज मैंने आपको डिडक्टिव इंडक्टिव ये दो मेथड बताए, समझाया, क्लियर किए, उसके ड्रॉबैक और उसके जो है गुण और दोष बताए, उसके नियम बताए, ये सब मैंने चर्चा करी आपके सामने। आज का जो है वो काम यहाँ पे खत्म होता है। तो चलिए ओवर करें, ओवर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ ले मेरे से। क्या ये सारा है, काहे का ये सारा है? हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछिए। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए हमसे। आपके अगर हमसे कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। कल सुबह क्लास होगी नहीं, कल सुबह क्लास नहीं होगी, शाम को होगी। कल संडे है, कल क्लास नहीं रखेंगे। एक दिन भाई हमको भी आराम चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे
रखने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कल की इच्छा तो नहीं है करने के लिए, कल शाम को रखेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए फर्स्ट हैं। आप जैसा कहें आप लोग, कल रखना है सुबह तो रख लेंगे, वैसे कल अगर ना रखें, कल एक दिन का आराम दें, आप लोग भी अपने माइंड को आराम दीजिए। ओके, चलिए कोई बोलना चाहे तो बोले ना। कल के लिए आराम, हाँ ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल शाम को मिलेंगे, शाम को सेम वही 6 बजे, शाम को 6 बजे, 6 बजे आपका प्रश्नोत्तरी सेशन रहेगा, शाम को 6 बजे प्रश्नोत्तरी सेशन रहेगा। और आपकी जहां कहीं डाउट है, 5 बजे नहीं, 5 बजे पहले हो जाएगा, 5 बजे नहीं, 5 बजे हमारे यहाँ गर्मी बहुत रहती है भाई, हम यहाँ कॉलेज में है तो ठीक है, घर पे गर्मी बहुत होती है, घर पे कॉलेज में नहीं आ पाएंगे। 6 बजे, हाँ 6 बजे, 6 बजे ठीक है, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी लोग अपना, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान करिए सभी का। चलिए बाय बाय।